वेलकम फ्रेंड्स। हमने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का फर्स्ट पार्ट देख लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो बहुत छोटा सा पार्ट है। अपील्स कहाँ कहाँ पर जाएंगे और सब टेनेंट के बारे में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, और पनिशमेंट का कुछ मैंने आपको चार्ट बोला था फर्स्ट वाले लेक्चर में, वो मैं आपको यहाँ पर दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारा आएगा सब टेनेंट का आएगा सेक्शन 25 से 32 तक सेक्शन 25 बताता है कि सब टेनेंट कब टेनेंट बन जाएगा, बिकम टेनेंट। सिंपल है, अगर जो मेन टेनेंट है उसने कोई ब्रीच कर दिया है तो सब टेनेंट जो है, मेन टेनेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और सब टेनेंट बन जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 26। ये बताता है सब टेनेंसी जो है वो अनलॉफुल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा तो उसको छोड़कर बाकी जो सब टेनेंसी की जाती है वो क्या होगी, अनलॉफुल होगी। बस। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 27। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोलता है, वो अलॉटी करता है तो वो कंटिन्यू रहेगा अंडर रिक्विजिशन में। सेक्शन 28 बोलता है इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, कब इंस्पेक्शन कर सकते। तो सिर्फ इसमें इतना ही मेंशन है फ्रेंड्स कि आफ्टर नोटिस देना पड़ेगा और रिजनेबल टाइम, बस। सेक्शन 29 बताता है कि लैंडलॉर्ड कट ऑफ नहीं करेगा जो भी इसेंशियल सप्लाईज होते हैं। अब इसेंशियल सप्लाईज क्या क्या होते हैं ये सेक्शन 29 ने बता रखा है ऑलरेडी, तो वो हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट, लाइट इन, एक सेकेंड ना पूरा लिख लूँ क्या मैं यहाँ पर। वाटर होता है, और जो होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, लिफ्ट्स होते हैं, लाइट्स इन पैसेज होता है, स्टेयर केस होता है, या सैनिटरी ये जो है फायर, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, ये उसको इसेंशियल माना जाएगा और लैंडलॉर्ड को ये देना पड़ेगा हर टेनेंट को। मेरा ड्राइंग बहुत ही ख़राब है, हाँ, लेकिन इसमें इंक्लूड एक चीज़ नहीं होगी फ्रेंड, जो जनरली क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। इसमें एक चीज़ इंक्लूड नहीं होता है इसेंशियल में स्पेशली, और वो है फायर एक्सटिंग्विश। ये याद रखिए, फायर एक्सटिंग्विश क्या होता है, ये इसेंशियल नीड नहीं है फायर एक्सटिंग्विश। ओके, ये एक आप याद रख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और अगर लैंडलॉर्ड इसेंशियल सप्लाईज ये जो है वो कट करता है तो टेनेंट जो है, हमारा टेनेंट है, वो कोर्ट जा सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में रिस्टोर कराने के लिए, और इंटरिम ऑर्डर कोर्ट से वो ले सकता है। यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर की बात की गई है फ्रेंड। इंटरिम ऑर्डर जो है कोर्ट उसको अलाउ करेगा टेनेंट को, लैंडलॉर्ड को बताएगा कि वो रिस्टोर करके दे उसको सब जो इसेंशियल सप्लाईज है, ऐसा इंटरिम ऑर्डर पास करेगा वो। और अगर लैंडलॉर्ड कंप्लाई नहीं करता है तो पर डे उसको 100 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। पर डे कितना होगा, 100 रुपीज़ चार्ज लगेगा। और उसकी जो पनिशमेंट होगी वो अगर कंप्लाई नहीं करता है लैंडलॉर्ड तो वो होगी 3 मंथ और 1000 रुपीज़ फाइन फॉर बोथ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 30। सेक्शन 30 ये बताता है जो प्रीमाइसेस है वो रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया हो तो उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए कन्वर्जन नहीं कर सकते। रेसिडेंशियल पर्पज़ होगा तो उसको कन्वर्जन नहीं कर सकते हो कमर्शियल पर्पज़ के लिए, नो कन्वर्जन। उसका पनिशमेंट कितना है फ्रेंड्स, यहाँ सबसे ज़्यादा पनिशमेंट दिया हुआ है, 6 मंथ का पनिशमेंट है, एंड प्लस उसको 10,000 फाइन या बोथ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 31 में पेमेंट देता है टेनेंट तो उसकी रिसिप्ट जो है, पेमेंट की रिसिप्ट जो होती है, पेमेंट की जो रिसिप्ट होती है वो कंपलसरी देना पड़ेगी लैंडलॉर्ड को टेनेंट को। अगर वो फेल होता है, नहीं देता है तो 100 रुपये उसका चार्जेस लगेगा उस पर। नेक्स्ट है सेक्शन 32 सेम एज
जैसे हमारे लिमिटेशन एक्ट में भी एक कैलेंडर दे रखा है फ्रेंड्स, याद होगा आप लोगों को तो, सेक्शन 24 में, वैसे यहाँ पे सेक्शन 32 में कैलेंडर दिया है। उधर लिमिटेशन एक्ट में ग्रेगोरियन कैलेंडर है और यहाँ पर ब्रिटिश कैलेंडर है फ्रेंड्स, ठीक है, ब्रिटिश कैलेंडर है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन 33 से 38 तक, और ये किस बारे में बताता है, जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, सूट, अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ उसका प्रोसीजर क्या क्या होगा। तो इसमें फ्रेंड्स इसको डिटेल में लेने के बजाय एक शॉर्ट चार्ट में आपको दिखा दूंगी। जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट के ऐसे 3 पार्ट डिवाइड किए फ्रेंड्स मैंने। फर्स्ट जहाँ ब्रह्मन मुंबई जो बोला जाता था, वहाँ पर अगर स्मॉल कॉज कोर्ट है तो वहाँ पर जाएगा, जहाँ स्मॉल कॉज कोर्ट है वहाँ पे स्मॉल कॉज कोर्ट में मैटर फाइल होगा, और जहाँ स्मॉल कॉज कोर्ट नहीं है, स्मॉल कॉज कोर्ट जहाँ पर नहीं है वहाँ पर CJJD के पास ये मैटर जाएगा। और इसकी जो अपील है फ्रेंड्स, जो अपील है सेक्शन 34 में दी हुई है, तो स्मॉल कॉज कोर्ट जो है उसकी अपील 2 बेंच के पास जाएगी, स्मॉल कोर्ट में ही, 2 बेंच ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, ओके। और अगर ये अपील होती है, इसकी अपील होती है, तो ये विदिन 30 डे जाएगी स्मॉल कॉज कोर्ट से, कहाँ जाएगी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगी, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं। और इसका लिमिटेशन ज़्यादा है कि तो ये नेचुरल कोर्ट है, तो ये इन 6 मंथ आफ्टर नोटिस 6 मंथ में ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हो आप। तो ये चार्ट जो है फ्रेंड आप लिख लीजिए, या फिर आप शॉर्टकट में उतार लीजिए। ये 33 से 38 का पूरा डायग्राम है, इसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है, इसके बाहर कुछ नहीं आया। और यहाँ पर फ्रेंड जो सूट है वो डिसमिस करना होगा 12 मंथ के अंदर। ये कौन बताता है, सेक्शन 38 बताता है। ये सेक्शन 38 में लिखा है कि सूट जो है वो 12 मंथ में कंक्लूड करना पड़ेगा। और सेक्शन 36 जो है इसका, सेक्शन 36 वो फ्रीलेस अगर कोई एप्लीकेशन दाखिल करता है तो प्रोसीडिंग कोई फ्रीलेस होती है, फॉल्स, खराब, वैक्सिशियस क्लेम होता है, फ्रीलेस होता है, गलत क्लेम होता है इन शॉर्ट, तो कंपनसेशन मिलेगा। और कंपनसेशन कितना मिलेगा, 2000 कंपनसेशन, ओके, फॉल्स सूट के लिए, फॉल्स प्रोसीडिंग के सूट के लिए 2000 का कंपनसेशन मिलेगा, 36 बोलता है बस। अब आता है हमारा समरी डिस्पोजल, जो लास्ट नेक्स्ट वन हमारा चैप्टर है, चैप्टर 8 में मेंशन कर देती हूँ। चैप्टर 8 जो है हमारा, इसमें सेक्शंस हैं, सेक्शन 39 से 52, 39 to 52। सेक्शन 40 में दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी फ्रेंड्स, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन जो हम अब तक देखते आ रहे थे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाएगी। कहाँ पर आया था ये, सेक्शन 22, 23, 24 हम लोगों को याद होगा तो 22, 23, 24 के जो भी 22, 23 एंड 24 के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में मैटर जाने थे, समरली जिसका ट्रायल हो रहा था, वो चैप्टर 8 में डिस्कस कर रखा है फ्रेंड। और इसमें बताया कि 1 और मोर पर्सन भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। और जो भी इसमें होगा, इसमें समरी ट्रायल होती है, इसमें नो अपील, इसमें कोई अपील नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन होगा इसमें, और अपील नहीं होगी। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, वो नॉट द बिलो रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर होना चाहिए, नॉट बिलो डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट तो डिप्टी कलेक्टर के बिलो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसका जो रैंक है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के नीचे नहीं होना चाहिए। थर्ड उसकी एडवोकेसी की प्रैक्टिस होना चाहिए, कितनी होना चाहिए, तो 5 ईयर की उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में। ये उसकी क्वालिफिकेशन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए। देन स्टेट गवर्नमेंट उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पोस्ट पे अपॉइंट करेगी। और ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है फ्रेंड, ये आप लोगों को याद होगा तो आईपीसी में सेक्शन 21 है। जस्ट सेक्शन 21 आएगा आईपीसी में। पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है आईपीसी के सेक्शन 21 में, उसमें ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंक्लूड होगी। ये कौन बोलता है, ये सेक्शन 50 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट सब बोलता है। चलिए यस, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा
सेक्शन जो है हमारा 41 में लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दे रखी है। फिर से कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पर लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में। जो 22, 23 और 24 के लैंडलॉर्ड थे वो यहाँ पर आएंगे, इतना ही बता रहा है। सेक्शन 22, 23 एंड 24 के जो लैंडलॉर्ड थे वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन, वही लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आएंगे, इतना ही बताता है सेक्शन 41। नेक्स्ट है सेक्शन 42। 42 भी स्पेशल प्रोविजन है कंपेटेंट अथॉरिटी को इवेक्ट कराने के लिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 43। 43 में प्रोसीजर है फ्रेंड्स, वो हम लोग प्रोसीजर देखते हैं सेक्शन 43 में क्या प्रोसीजर। सेक्शन 43 बताता है कि एप्लीकेशन जो है वो कंपेटेंट अथॉरिटी को करना होगी, कंपलसरी कंपेटेंट अथॉरिटी को करना होगी। इशू ऑफ समन जो है वो टेनेंट को दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू, और कोर्ट में अगर टेनेंट हाजिर होता है तो वो लीव और डिफेंड करेगा। 30 डे के अंदर उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा उसका। अगर उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो उसको इविक्ट कर दिया जाएगा, और अगर कंप्लीट हो जाता है, अगर एक्सेप्ट करता है वो, तो उसका जो प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट करना पड़ेगा विदिन 6 मंथ में। 6 मंथ में समरी प्रोसीजर है, 6 मंथ में कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसमें और एक क्या आता है फ्रेंड, वो अपीयर ही नहीं होता है 30 डे के अंदर, नॉट अपीयर, वो अपीयर ही नहीं हुआ, सॉरी टेनेंट अपीयर नहीं होता है, या फिर अपीयर होता है बट वो अब लीव टू डिफेंड का कोई एप्लीकेशन भी नहीं करता है। लीव टू डिफेंड का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन नहीं करता है कोर्ट में, तो भी वो इविक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को याद होगा तो ये जो 30 डे का टाइम दिया हुआ है ना उसको लीव टू डिफेंड का, ये CPC में भी आता है समरी प्रोसीजर में। वहाँ कितना है, वहाँ सिर्फ 10 डे का है समरी प्रोसीजर में टाइम, 30 डे का टाइम है, इतना डिफरेंस है, याद रखिए। 44 बोलता है कि कोई अपील नहीं होगी इसमें, जो हम पहले देख चुके हैं। सेक्शन 44 क्या बताता है कि इसमें कोई अपील नहीं होगी, रिवीजन होगा सिर्फ। और रिवीजन कैसे होगा, सुमोटो भी हो सकता है ये, सेल्फ भी हो सकता है, या फिर एप्लीकेशन पे भी हो सकता है पार्टी के। और ये रिवीजन करेगा कौन, ये भी एक पॉइंट है फ्रेंड्स। तो ये रिवीजन जो होता है ये होता है स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं, नॉट बिलो द रैंक, एडिशनल कमिश्नर, वो लोग करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक, एडिशनल कमिश्नर, ये का भी याद रख लीजिए, एडिशनल कमिश्नर। और जो भी इसकी प्रोसीडिंग होती है बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसको हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे। सेक्शन 50 इतना बताता है। सेक्शन 50 क्या बताता है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने प्रोसीडिंग चलेगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी, जुडिशरी प्रोसीडिंग कहलाएगी। नेक्स्ट सेक्शन होता है सेक्शन हम देख चुके हैं 49 में भी हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देख ली। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का पावर कैसा होता है अब ये देखते हैं हम लोग। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इसका जो पावर है वो सेम है सिविल कोड होता है, ओके। और इसमें प्रिविलेज दिया है सेक्शन 52 में, सिर्फ सेक्शन 52 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्रिविलेज दे रखा है। जैसे हमारे अदर सेक्शन, अदर एक्ट में जैसे हमारे प्रेसिडेंट को प्रिविलेज है, जजेस को प्रिविलेज दे रखा है कि उनके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं कर सकते, प्रोसीडिंग नहीं कर सकते अगर उन्होंने गुड फेथ में किया होगा कोई डिसीजन। तो सेम यहाँ पर भी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जा रही है, सिविल कोड बताया जा रहा है। तो सेम उनके जो जितने भी उनको बेनिफिट दिए जाते हैं वहाँ सेम इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी वो बेनिफिट मिलेंगे। तो इनके अगेंस्ट क्या होगा, नो प्रोसीडिंग होगी, नो सूट और प्रोसीडिंग होगी, नो सूट और प्रोसीडिंग अगर वो गुड फेथ, इंपॉर्टेंट गुड फेथ में अगर कोई डिसीजन देते हैं तो। और फ्रेंड्स फास्टली बताइए मुझे गुड फेथ की डेफिनेशन आईपीसी में कहाँ दे रखी है, सेक्शन 52 आईपीसी। साथ ही साथ लिंक करते चलिए, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सेक्शन 49 भी हम लोगों ने देख लिया था, मैंने 50 किया था फ्रेंड्स इसको, सॉरी। सेक्शन 49 में है आईपीसी महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के। चलिए इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। लास्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 मिसलेनियस, चैप्टर 9 ना लास्ट है हमारा फ्रेंड, बस ख़त्म हो चुका है पूरा महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट हमारा। इसमें लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। 53 जो है ऑफेंस के बारे में बात करता है, और इसमें सिर्फ इतना ही बताता है कि सेक्शन 10 जो है हम लोगों ने देखा था वो एक ही सेक्शन इसमें है नॉन कॉग्निजेबल।
ऑर्डर जितनी भी पनिशमेंट दे रखी है लाइक 17, 18, 19, 21, 29, 30, 31 जितने भी दे रखी है वो सब कॉग्निजेबल है, यही बोलता है ये सेक्शन बस। नेक्स्ट वन है सेक्शन 55 और 53 में एक रहा बताने का कि जितने भी प्रोसीडिंग्स जो चलेंगे ना 22, 23, 24 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास चलता है, लेकिन 22, 23, 24 के अलावा जितने भी सेक्शन हैं जिनमें पनिशमेंट दे रखी है ये या तो जेएमएफसी में चलेगी या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चलाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 55। सेक्शन 55 बोलता है कि लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी क्या है कि वो रिटर्न में एग्रीमेंट करके ले और रजिस्टर्ड हो एग्रीमेंट, रिटर्न रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि और पीरियड उसका कितना भी हो सकता है, कोई पीरियड इसमें डिफाइन करके रखा नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लैंडलॉर्ड के ऊपर कि वो रिटर्न करे, रजिस्टर करे एग्रीमेंट, और ये मस्ट है। और अगर इसका जो उल्लंघन करता है मतलब लैंडलॉर्ड अगर ऐसा नहीं करता है तो 55 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है, और वो पनिशमेंट कितनी है फ्रेंड्स, 3 मंथ की पनिशमेंट है एंड 5000 फाइन है या फिर बोथ। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको यहाँ पनिश कर रखा है फ्रेंड। और लास्ट वन जो हमारा सेक्शन 57 है, उसके पहले भी सेक्शन 56 भी है लेकिन उसमें राइट टू टेनेंट दिया हुआ है, रिसीव लॉफुल चार्जेस वगैरह। एंड 57 जो बताता है हमारा पावर टू मेक रूल्स। अब इसके रूल्स कौन बनाता है, रूल्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का कायदा है तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट रूल चलता है इसके ऊपर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, जितनी भी पनिशमेंट है उसको सिर्फ मैंने एक जगह कर लिया। तो एक्सेस रेंट जो हमने सेक्शन 10 में देखा था उसको कितना है, 3 मंथ होगा और 5000 इसका फ़ाइन होगा। सेक्शन 17 में जो रिपेयर का था उसमें भी 3 मंथ की पनिशमेंट होगी और इसका फ़ाइन जो है 1000 होगा। री एंट्री करनी थी न्यू बिल्डिंग में जो इसने ऑक्यूपाई नहीं किया कुछ समय तक के लिए, तो टेनेंट को राइट होता है कि वो री ऑक्यूपाई कर सकता है कोर्ट से, उसको लैंडलॉर्ड को 3 मंथ की पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी। बिल्डिंग जो तोड़नी थी अगर वो नहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो 30 डे और 5000 फाइन। एंड न्यू बिल्डिंग में जो ऑक्यूपाई करने का राइट है उसका अगर वो नहीं करता है कंप्लाई तो होता है 3 मंथ 5000। कट ऑफ करता है एसेंशियल तो पर डे तो 100 है हम लोगों ने देखा था, लेकिन मीन वाइल इम्प्रिजनमेंट उसकी 3 मंथ है और 1000 रुपीज़ उसका फ़ाइन होगा। और सेक्शन 30 में बताया था कि रेसिडेंशियल जो पर्पज़ है उसको अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इसकी सबसे ज़्यादा पनिशमेंट है फ्रेंड्स, को इसको अच्छे से याद रखिए सेक्शन को भी कि 30 में जो बता रहा है सेक्शन 30 में हम लोग देख रहे हैं कि रेसिडेंशियल जो पर्पज़ है उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 6 महीने की इसको इम्प्रिजनमेंट है और 10,000 इसका फ़ाइन है। और अगर रिसिप्ट जो है उसकी जो रिसिप्ट है पेमेंट की अगर वो नहीं दे रहा है लैंडलॉर्ड तो उसको पर डे के लिए 100 रुपीज़ फ़ाइन होगा। और प्रोसीडिंग जो फॉल्स होती है ये भी एक याद रख लीजिए फ्रेंड, जो फॉल्स प्रोसीडिंग हर जगह पे है, यदि VCPC में CRPC में अगर हम देखते हैं तो फॉल्स प्रोसीडिंग अगर जब लगाते हैं हम लोग तो उसके अंदर कंपनसेशन दिया हुआ है। किसी जैसे हम लोग देखते हैं CRPC में भी रॉन्ग पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उसको भी 1000 रुपीज़ कंपनसेशन मिलता है उधर, और CPC में भी 2000 है कंपनसेशन, वैसे ही इधर भी 2000 कंपनसेशन मिलता है अगर फॉल्स प्रोसीडिंग वगैरह हम लोग कुछ लगाए तो सेक्शन 36 बोलता है। और जो मॉडिफिकेशन करना होते हैं उसके अंदर फ़ाइन कितना है, इम्प्रिजनमेंट है सिर्फ 3 मंथ का और फ़ाइन कुछ नहीं है जो हमने देखा था 48 में जो कनेक्टेड करता था 19 सेक्शन 2021 से। ओके, लास्ट वन है हमारा सेक्शन 55, इसके अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एग्रीमेंट जो होगा लैंडलॉर्ड का राइट है वो भी लैंडलॉर्ड को करना चाहिए, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है ये कि वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करा के लिए रिटर्न में हो वो जो रजिस्ट्रेशन हो, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको फ़ाइन लगेगा। इम्प्रिजनमेंट जो होगा 3 मंथ का होगा और फाइन होगा जो 5000। ओके, इस तरह से चार्ट है, ये भी आप याद कर रहे हो तो बहुत हद तक आपको ईजी हो जाएगा पनिशमेंट से याद करने के लिए। और मैंने आपको एक कहा था कि क्या क्या इंक्लूड नहीं है, मैं उसका एक आपको लिस्ट दूंगी, तो अभी मैं सिर्फ सेक्शन लिख देती हूँ कि तो ऊपर हम लोगों ने डीप में ले लिया है हमारे फर्स्ट लेक्चर में कि कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा। जो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन है उसमें 3% इंक्लूड नहीं हो रहे थे। फर्स्ट था रेंट फार्मर, रेंट कंट्रोलर और जो था स्टेट मैनेजर था हमारा। फार्मर एक था, कंट्रोलर कलेक्टर एक था, रेंट कलेक्टर, और तीसरा मैनेजर जो था
ये 3 लोग जो है लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं हो गए। और सेक्शन 24 जो है उसमें भी एक लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दे रखी है, उसके अंदर बताया गया था कि टेनेंट और सब टेनेंट जो है वो इंक्लूड नहीं हो गए। इसमें इंक्लूड कौन हो रहा था, इसमें इंक्लूड हो रहा था सक्सेसर इन इंटरेस्ट। और सक्सेसर इन इंटरेस्ट की बात सेक्शन 23 में भी की गई है आर्म फोर्स में। और वहाँ पे जो सक्सेसर इन इंटरेस्ट है, अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसका स्पाउस, और वो भी ना हो तो उसका फैमिली मेम्बर बताया गया था सक्सेसर इंटरेस्ट में। ये भी याद रखने वाली बात है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आया था हमारा सेक्शन 16 में डैमेज को इंक्लूड नहीं किया गया था, किसको डैमेज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो उसमें एक था रिप्लेसिंग टाइल्स एक था, और एक क्लोजिंग बालकनी था फ्रेंड्स, ये भी नॉट इंक्लूड की कैटेगरी में आया। और 16 में और एक था 1B में परमानेंट स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन दी थी, उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा ये बताया गया था, वो आप लोग देख लीजिए, वो 8 क्लॉज कुछ थे। ओके, इस तरह से हम अपना महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।